Hello student, I am Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड वेट ऑफ ईच सोर्सेज ऑफ कैपिटल एंड सबको मिलाकर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखेंगे। और इन सारे मेथड्स को सीखने से पहले हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझना होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली होता क्या है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करते हैं। Cost of capital is the return expected by the providers of capital, that is to say shareholders, lenders and debt holders, to the business as a compensation for their contribution to the total capital. It means कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ। आप कोई फर्म स्टार्ट करते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत होती है? लेबर की ज़रूरत होती है। जो लेबर कंट्रीब्यूशन करती है, काम करती है, उसके बदले हम उसे वेजेस देते हैं या सैलरी देते हैं। तो ये क्या है? लेबर क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि उन्हें उनके काम के बदले पैसे मिले या वेजेस मिले। आप कैपिटल लगाते हैं, कोई डेप्ट मनी लगाते हैं, कोई बोरो करके पैसा लगाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस पर भी आपको कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो जो आप इंटरेस्ट देते हो, जो आप पैसा बढ़ा कर देते हो, वो क्या है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय द प्रोवाइडर, जिसने आपको वो कैपिटल दी है। ठीक है, जिसने वो कैपिटल आपको दी है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि उसको रिटर्न में क्या मिलने वाला है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, जिसने हमें कैपिटल दी है लगाने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है रिटर्न के बदले। अगर हम किसी से 10 लाख रुपए उधार लेते हैं, तो हम उसे 10 लाख तो वापस नहीं करेंगे ना, वो हमें 10 लाख रुपए इस बिहाफ पे देगा कि आप मुझे 10 साल बाद 10 लाख रुपए दे देना। आपको 10 साल की इंटरेस्ट जोड़कर उसको पे करना पड़ेगा। तो उसको 10 लाख पे कुछ फ़ायदा हो रहा है, जब तो वो आपको अपने पैसे को दे रहा है लगाने के लिए। ठीक है, अब लेबर है, लेबर काम कर रही है, वो काम क्यों कर रही है? क्यों? उसको उसके बदले कॉम्पनसेशन मिल रहा है, काम करने के बदले उसको कुछ रिम्यूनरेशन मिल रहा है। तो वो क्या है? एक्सपेक्टेशन है उसकी कि उसको उसके काम के बदले क्या मिलने वाला है। तो कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, जिसने आपको कैपिटल प्रोवाइड की है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है रिटर्न के लिए। और वो प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल कौन कौन हो सकते हैं? शेयर होल्डर हो सकते हैं, लेंडर्स हो सकते हैं एंड डेप्ट होल्डर्स हो सकते हैं। टू द बिजनेस एज अ कॉम्पनसेशन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल कैपिटल, जो हमें टोटल कैपिटल में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, हमारी जो कंपनी है वो कैपिटल यूज़ करती है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर का यूज़ करती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में उसे प्रेफरेंस शेयर्स भी लेने हैं, इक्विटी शेयर्स भी लेने हैं, डैप्ट्स भी लगानी है, ठीक है, या डिवेंचर्स भी लगाने हैं। तो उन सबको जो वो पे कर रही है, उनके पैसा लगाने के बिहाफ पर जो उनको एक्स्ट्रा पैसा, यानी उनको जो प्रॉफिट दे रही है, जैसे डिवेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट पे करते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम फिक्स्ड डिविडेंड पे करते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर को हम जो बाद में बचता है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? expected return by the provider of the capital. The additional money paid to this financiers may be either one-off payment or regular payment at a specific interval. जो एडिशनल मनी आप पेड करते हो, ठीक है, अब मैंने आपको बताया, आपने डिवेंचर्स लिए या आपने लोन लिया, तो आपने जो आपको पैसा दे रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसके बदले उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब उस इंटरेस्ट को वो या तो एक वन पेमेंट में ले सकता है, वन ऑफ पेमेंट यानी एक बार में,
जब आप उसको पैसा वापस करोगे यानी प्रिंसिपल अमाउंट जब आप उनको वापस करोगे तो उस पर आप इंटरेस्ट ऐड करके वापस कर रहे हो, या फिर एक रेगुलर पेमेंट दे रहे हो मंथली, आप उनको स्पेसिफाइड पीरियड या स्पेसिफाइड इंटरवल पर आप उनको एक पेमेंट करते हो, यानी इंटरवल के बाद आप उनको एक इंटरेस्ट देते जा रहे हो या मंथली इंटरेस्ट पे करते जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सप्रेस्ड इन रेट इज़ यूज टू डिस्काउंट compound the cash flow or stream of cash flow. Cost of capital is also known as cut-off rate, hurdle rate, minimum rate of return. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, किस में एक्सप्रेस्ड की जाती है, डिस्काउंट में भी की जा सकती है, यानी आप जो कैपिटल ले रहे हो उसको डिस्काउंट पर भी ले सकते हो और कंपाउंड पर भी ले सकते हो, यानी कुछ पैसे ऐड करके जो पहले ही बता देते हैं। अगर मैं 10 लाख रुपए दे रही हूँ अपने, तो मैं आपको बोल दूंगी कि मुझे आप 5 साल के ले रुपए मेरे 10 लाख रुपए ले रहे हो, तो 5 साल बाद मुझे 10,10,000 रुपये दे दीजिए, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ऐड कर दिया पहले से डिस्काउंट कि आपको 10 लाख मांगे, आपने 10 लाख के आपको 9.5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन 10 लाख देने थे, तो जो उसने 50,000 रुपये रखे वो उसका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। आपको पे उसको 10 लाख ही करने हैं 9.5 लाख लेने के बाद। तो समझ आया ये। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कट ऑफ रेट भी बोल सकते हैं, हर्डल रेट भी बोल सकते हैं और मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर फ्रेमिंग डेप्ट पॉलिसी ऑफ अ फर्म, ठीक है। फ्रेमिंग डेप्ट पॉलिसी ऑफ अ फर्म, ये कहाँ यूज़ की जाती है, किसका बेंचमार्क होता है कि जब आप डेप्ट पॉलिसी को फ्रेम कर रहे हो तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। आई होप आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंस, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मतलब क्या है अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसकी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस कहाँ पर है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अ फर्म कैन अरेंज इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बाय वेरियस सोर्सेज। आपको पता है फर्म जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आती हैं, जब हमें कैपिटल की नीड होती है, तो हम वेरियस सोर्सेज से अपनी कैपिटल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम डेप्ट के थ्रू भी कैपिटल ला सकते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर के थ्रू भी कैपिटल ला सकते हैं, हम लोन के थ्रू भी कैपिटल ला सकते हैं, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू भी कैपिटल ला सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी हेल्पफुल इन डिजाइनिंग अ ऑप्टिमम एंड इकोनॉमिकल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। अगर हम पहले से ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करके चलते हैं तो हम एक ऑप्टिमम एंड इकोनॉमिकल कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्यों, अगर हम कॉस्ट को पहले से डिज़ाइन कर लें, हमें पता हो कि इतनी कैपिटल अगर हम लगाते हैं बाहर से और उस पर हमें इतना इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना बचेगा पे करने के बाद, ये हम पहले से ही डिसाइड कर लें, पहले से ही इस पर एक डिज़ाइनिंग कर लें, तो वो हमारी फर्म के लिए इकोनॉमिकली होता है, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या है कि हम जो हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, हमारे डिवेंचर्स हुए, प्रेफरेंस शेयर्स हुए, इक्विटी शेयर्स हुए, हम उनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि कौन सा सोर्सेज यूज़ करने पर हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा, यानी कौन सा सोर्स हमारे लिए चीपर सोर्स है, ठीक है, क्योंकि जो चीपर सोर्स होगा हम वही यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकंड क्या है, हेल्पफुल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द concept of cost of capital is very helpful in investment decision. Before accept the investment proposal, it is necessary to determine the cost of investment. ठीक है, आपने कैपिटल स्ट्रक्चर अगर पढ़ा हो तो हम हर एक सोर्स की कॉस्ट को पहले से डिटरमाइन करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं जो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देता है। यानी हम ये देखते हैं, अगर हमारे पास एग्जांपल लेती हूँ, हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, 1 2 3,
अब हम तीनों को इवैल्यूएट कर सकते हैं, तीनों की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम तीनों प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट कितनी कितनी पड़ रही है हमें, मान फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट में हमें कॉस्ट पड़ती है 10 लाख की, सेकंड प्रोजेक्ट में भी 10 लाख की कॉस्ट है और थर्ड प्रोजेक्ट में भी 10 लाख की कॉस्ट है, लेकिन हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है, हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट्स पे हमें 10 लाख का 12 लाख मिल रहा है, सेकंड में 13 लाख एंड थर्ड में 14 लाख। तो हम कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, हम करेंगे थर्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि वहाँ पर हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। 10 लाख रुपए लगाने पर हमें 14 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसीलिए हम जो वेरियस इन्वेस्टमेंट्स प्रपोजल्स हैं उनको इवैल्यूएट करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू हम एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। It is responsibility of top management that they use the more profitable source of finance of the firm. Profitability of project compare with the cost of capital for evaluation the financial performance of top management. If the profitability of project is more than the cost of capital, then it indicate the financial efficiency of the management. आपको समझ आया ये कि आपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया, आपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया हर एक प्रोजेक्ट की, जिस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ज़्यादा है हम उसी प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, जिस प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ लेस देन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इट मीन्स हम उसी प्रोजेक्ट को चूज़ कर रहे हैं जिसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है रेशनल एलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। प्रॉपर रेशनल एलोकेशन ऑफ नेशनल इनकम इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें किस में हेल्प करती है, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर हम आपको पता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास कम है, हम उतना ही पैसा लगा सकते हैं जितने पर हम ब्याज दे सकते हैं, तो हम उन रिसोर्सेज को अगर इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा पैसा डूब जाएगा, हम इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से हमारी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी और हमारी कंपनी डाउनवर्ड सेशन में चली जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने जो रेशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है ताकि हमें कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। हेल्पफुल इन द डिसीजन ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपेंशन। Additional financial resources are to be required for expansion existing projects. An expansion project will be expected by the management only when the rate of return of the project is more than the cost of its financing. ठीक है, प्रोजेक्ट्स एक्सपेंशन, अगर आप 4 प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हो तो आप उन चारों प्रोजेक्ट को टाइमली इवैल्यूएट करके ये पता लगा सकते हो कि किस प्रोजेक्ट्स में हमें कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट को इवैल्यूएट करने पर आप जो प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, यानी उसको एक्सपेंशन कर सकते हो। अदर यूजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वेरी हेल्पफुल इन केस ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, डिविडेंड डिसीजंस आगे हम पढ़ेंगे अपने वीडियोस में। डिसीजन ऑफ कैपिटल बजटिंग में भी हेल्प करता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में भी हेल्प करता है, अजॉप्शन में भी हेल्प करता है, अल्गमेशंस डिसीजन में भी हेल्प करता है, एंड टू कंट्रोल द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप कॉस्ट को एवेलुएट कर लेते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंडिचर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल में भी हेल्प करता है, कैपिटल बजटिंग में भी हेल्प करता है, और किस में हेल्प करता है, एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने क्या क्या स्टडी किया, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हेल्पफुल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, evaluation of financial performance of top management, rational allocation of financial resources, helpful in decision of projects expansion and other uses.
आई होप आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हम इन चारों मेथड्स को पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैसे कैपिटल करते हैं, और इन चारों को कैलकुलेट करने के बाद हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।